आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा। देखा जाए तो आरबीआई के द्वारा समय समय पर मौद्रिक नीति की यहाँ पे समीक्षा की जाती है, जिसके माध्यम से बाजार की अर्थव्यवस्था में महंगाई एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को लेकर किस प्रकार के प्रसाधन हैं उनके पास, और साथ ही साथ किस तरीके की अर्थव्यवस्था चल रही है, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से वो परिवर्तन भी इसमें लेकर आते हैं। मौद्रिक नीति के स्तर पर उनके पास कुछ संसाधन होते हैं जिसको वहाँ पर वो चेंजेस लाकर अपनी मौद्रिक नीति को यहाँ पर व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। इसमें जैसे कि आप कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गए, एमएसएफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन यहाँ पे मौद्रिक नीति को लेकर के आरबीआई यहाँ पर हाल ही में जो इन्होंने अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसको देखें क्या क्या रहा है इस बार। इस रिपोर्ट में उन्होंने किन चीज़ों के बारे में इंगित किया है। सबसे पहले देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति की समीक्षा हमेशा आरबीआई ही करेगी, जो देश का केंद्रीय बैंक होता है। हर देश का यहाँ पर अपना केंद्रीय बैंक है, वो यहाँ पर अपनी मौद्रिक नीति यहाँ पर बनाते हैं। तो मौद्रिक नीति बनाने का काम आरबीआई का होता है। और यहाँ पे देखिए तो उनकी समीक्षा समय समय पे करना, उनमें परिवर्तन लाना, उसमें नई चीजों को ऐड करना, ये भी काम आरबीआई का है। आरबीआई के लिए देखा जाए तो ये काम एक समिति इसके लिए बनाई गई है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम एमपीसी के नाम से भी जानते हैं। और इसी के द्वारा यहाँ पर ये सारी समीक्षा रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। देखा जाए तो आरबीआई ने इस समीक्षा रिपोर्ट के दौरान ये कहा है कि दुनिया भर में विकास की जो संभावनाएं हैं वो लगातार कम हो रही हैं, और जो वित्तीय बाजार है उसमें व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, उच्च अस्थिरता की एक स्थिति आपको देखने को मिली है, और उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको लगातार देखने को मिला है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो ऐसा ही कुछ आपको, चाहे वो डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थितियों को लेकर के हो, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक बाजार जो रहा है, व्यापार की स्थितियां रही हैं, कई सारे देशों में प्रतिबंधात्मक रहे हैं, कुछ युद्धकारी स्थितियां रही हैं। तो उसके कारण आपको देखा जाए तो बाजार बहुत ज्यादा है, तो आपको स्थिर दिखाई नहीं देता है। समीक्षा में देखिए क्या फैक्ट रहे हैं, क्या क्या डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कई बार जो डेटा होते हैं वो एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं, और इसलिए इसको लेकर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि आरबीआई की समीक्षा रिपोर्ट में क्या क्या नवीनतम डेटा है। पहली चीज यहाँ पे देखिए कि जीडीपी के विकास का एक पूर्वानुमान यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष जो 2022-23 आपका चल रहा है, इसमें आपका जो जीडीपी है वो विकास के अनुमान को यहाँ पर घटा दिया गया है। ठीक है, पहले की रिपोर्ट में इसे 7% रखा गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में इसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 6.8% आपकी भारत की जो जीडीपी के विकास की स्थिति को बताया गया है। इससे पूर्व यहाँ पर देखें तो विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जो वृद्धि दर रही है वो कितना बताया था, 6.9%, लेकिन आरबीआई ने उससे भी 1% यहाँ 0.1% कम रखा है, 6.8%। इसके अलावा वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि है जो 2023 और 24 की बात यहाँ पर की जा रही है, उसकी पहली तिमाही में इसे 7.1% और दूसरी तिमाही में इसे 5.9% यहाँ पे अनुमानित किया गया है। अर्थात इन फ्यूचर जो आपका आएगा अगला 2000 जनवरी, क्योंकि ये लास्ट हो गया, दिसंबर खत्म हो गया, अगला जो लगेगा वो जनवरी से, तो वहां पर देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि जनवरी का जो लगेगा, जो पहला यहाँ पर तिमाही आपको आएगी, तो उसमें आपको कितना लगेगा, 7.1%, और उसके अगली तिमाही में 5.9%, साथ फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर एक चीज और इसमें बताया गया है कि सितंबर 2022 के आंकड़ों से पता चलता है इसने पूरे वर्ष के लिए जीडीपी के अनुमान में कटौती की है, लेकिन तिमाही जीडीपी के अनुमान को इन्होंने बढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसे घटाया गया है, लेकिन यहाँ पर अगले ही चरण में तिमाही के आधार जब अगली यहाँ पर लाए हैं, उन्होंने इसमें वृद्धि कर दी है। दो चीजें लगातार यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो एक प्रोविजन का मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई दो मौद्रिक नीति लेकर आती भी है, उसका एक बड़ा आधार होता है कि मुद्रास्फीति को आप कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, जो 2 से 6% के बीच होनी चाहिए, और इसी को नियंत्रित करके ये काम करते हैं। और इसको नियंत्रित करने के संदर्भ में ब्याज दरों का खेल यहाँ पर चलता है। तो इसमें देखिए उन्होंने कहा है कि एमपीसी ने 2022-23 के दौरान इन्होंने अपनी जो हेडलाइन एक मुद्रास्फीति होती है, अर्थात एक अर्थव्यवस्था में कुल कितनी मुद्रास्फीति है, उसको हम कहते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है इसके लिए पूर्वानुमान बताया है 7%। कितना बताया है कि 7% यहाँ पर हो सकती है हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो कि कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो 2 to 6% के बीच से यहाँ पर 1% आपको ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई उम्मीद जताता है क्या कि 15 महीनों के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति 6 से ऊपर रहेगी, और उसके बाद वापस से ये 4 के स्तर पर आ जाएगी।
तो 15 महीने काफी होते हैं। 15 महीने अर्थात करीब करीब देखा जाए 1 साल से ज्यादा आपकी मुद्रास्फीति लगातार बढ़ी रहेगी, और ये समस्याकारी है क्योंकि इससे चीजें महंगी हो जाएंगी और लोगों की जो क्रय शक्ति क्षमता है उस पर यहाँ पर एक निगेटिव इंपैक्ट आपकी मुद्रास्फीति बढ़ने से आपको देखने को मिलती है। यहां पर यह भी कहा गया है कि रेपो रेट को यहां पर 35 आधार अंकों से बढ़कर 6.25% कर दिया गया है, और अस्थायी जो जमा सुविधा है उसको बढ़ाकर 6% यहां पर कर दिया गया है। तो देखा जाए तो यहां पर आपको जो रेपो रेट है, आप ध्यान रखिएगा रेपो रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में जो इन्होंने बताया वो कितना बढ़ा दिया गया है, यहां पर 35 आधार अंक बढ़ाए हैं और वर्तमान समय 6.25% आपको बना दिया गया है, और अस्थायी समाजोदा दर को भी यहां पर 6% किया गया है। ढांचा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये मौद्रिक नीति का जो ढांचा है वो बनता कैसे है, क्या क्या इसमें आता है और किस तरीके से ये कार्य करता है। देखा जाए तो इसका उद्गम हुआ था मई 2016 में आरबीआई के अधिनियम में संशोधन करके मौद्रिक नीति का एक नीतिगत ढांचा यहां पर बनाया गया, जिसमें केंद्रीय बैंक को विधायी अधिशेष यहां पे प्रदान किए गए हैं कि वो इन चीजों में परिवर्तन ला सकता है। कानूनी एक अधिकार उसके पास है जिसके तहत वो संशोधन कर सकता है, चेंजेस ले आ सकता है और बाकी सारे कामों को लेकर के दिशा निर्देशन यहाँ पे तय कर सकता है। उद्देश्य क्या है? इस ढांचे का उद्देश्य है कि वर्तमान की स्थितियों के साथ साथ विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करना, जिसमें जैसे रेपो रेट के आधार पर उसे निर्धारित करना है, और रेपो रेट के आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर रखने के लिए यहाँ पे तरलता में आपको सुधार करने का प्रयास करना है। लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए जो मुद्रा को लेकर के होती है कि बाजार में कितनी मात्रा में यहां पर मुद्रा होगी, वो हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो वो रेपो रेट्स के माध्यम से उसको कम या ज्यादा करके आप बाजार में यदि बहुत ज्यादा हो रही है तो उसे भी कंट्रोल करना है, और अगर बहुत कम हो रही है तो फिर वहां पर उसे बढ़ाना भी है। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट्स में यहाँ पर ये चेंजेस लेकर आते हैं। अब नीतिगत दर के रूप में रेपो दर क्यों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रहता है? देखा जाए तो रेपो दर में परिवर्तन के कारण मुद्रा बाजार के माध्यम से समग्र वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है, और इसके बदले यहां पर देखा जाए तो कुल मांग को यह प्रभावित करता है। अर्थात देखा जाए इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि रेपो रेट जब बढ़ेगा तो यहां पर आपका जो ब्याज इत्यादि होता है जो बैंकों के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है वो महंगा हो जाता है, और रेपो रेट अगर आपका सस्ता होता है तो ब्याज दर यहां पर आपको बैंकों द्वारा जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो सस्ती हो जाती है। तो अगर आपको ब्याज दर कम देना पड़ेगा तो लोन लोग ज्यादा लेते हैं कि कम ब्याज दर पे हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर वही ब्याज दर ज्यादा हो जाए अर्थात आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चुकाना पड़ेगा तो लोग यहाँ पर जो ब्याज लेने वाले होते हैं, जो बैंकों से पैसा उठाने वाले होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर अगर मांग में आपको परिवर्तन लाना है कि देखना है कि अगर बाजार मान लीजिए लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है तो हमेशा क्या होता है कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा ताकि पैसा और मार्केट में न जाने पाए, उधार लेने वाले कम हो जाए। और अगर लग रहा है कि मार्केट में पैसा कम है, हमें लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो रेपो रेट्स को कम कर दिया जाता है, सस्ता कर दिया जाएगा। तो सस्ता हो जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट से पैसा उठाएंगे, तो उसके मामले में यहाँ पर पैसे आपको देखा जाए तो मार्केट में क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है, तरलता बढ़ जाती है। इस प्रकार से ही यहाँ पर क्या होता है, मुद्रास्फीति और विकास को यहाँ पर देखा जाए तो उसका जो निर्धारक है वो कहीं ना कहीं रेपो रेट है, और रेपो रेट को इसलिए हम नीतिगत दर भी कहते हैं क्योंकि इसी में चेंजेस लाकर आप यहाँ पर मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल कर सकते हैं और विकास की प्रक्रिया को भी आप प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि लोग पैसा उठाएंगे तभी निवेश करेंगे तो नई चीजों का निर्माण होगा और विकास की स्थितियां ज्यादा बेहतर होती हैं। अब मौद्रिक नीति की देखिए यहाँ पे समिति के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि गठन, संरचना, उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था, कैसे बनी है। देखिए संशोधित, जैसे हमने कहा कि 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार को यहाँ पे एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति को गठित किया गया। ठीक है, कितनी सदस्यीय है? 6 सदस्यीय है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसमें कहा गया है धारा 45 ZB में कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। कहने का मतलब मूल उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, और इसके लिए आप अपनी नीतिगत दर अर्थात रेपो रेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो मूल काम मौद्रिक नीति जो समिति है उसका है कि मुद्रास्फीति को आपको कंट्रोल करके चलना है। मौद्रिक नीति समिति का जो निर्णय है वो बैंकों के लिए बाध्यकारी है, अर्थात बैंक उसे मना नहीं कर सकता है। यदि मौद्रिक नीति समिति के द्वारा कोई रूल्स बनाकर उसे लागू कर दिया गया, उसकी घोषणा कर दी गई, तो सभी बैंकों को यहां पर उसे मानना ही मानना है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं कि उसे वो मना कर सकते हैं। रचना देख लेते हैं। तो देखिए जैसे इन्होंने कहा कि इसमें 6 सदस्य होंगे,
तो एक तो यहां पर देखिए पदेन सदस्य होगा, अर्थात वो जैसे ही पद पे जो भी व्यक्ति होगा वो ऑलरेडी यहां पर मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। अभी वर्तमान में जो है वो इसके हैं, वो चेंज होकर कोई और बनेगा तो वो ऑलरेडी इसका तुरंत बन जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बनाएगा तब बनेंगे। पदेन सदस्य का मतलब है कि जो उस पद पर बैठा हुआ है व्यक्ति वो इसका अध्यक्ष बन जाएगा। तो आरबीआई का गवर्नर इसका पदेन अध्यक्ष है। मौद्रिक नीति के जो है प्रभारी जो डिप्टी गवर्नर है वो इसके सदस्य हैं। केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी इसमें हो सकता है, इसे जिसका नाम लिया जाएगा वही बनेगा। केंद्र सरकार के द्वारा बाकी यहां पे 3 लोगों को इसमें नियुक्त किया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो 3 लोग यहाँ पे आरबीआई से होंगे और 3 लोग यहाँ पे सरकार की तरफ से होंगे, तो टोटल 6 लोग हो जाते हैं। और 6 लोगों में कई बार होती है वोटिंग की प्रक्रिया। किसी मुद्दे को लेकर के हो गया कि भाई इस मुद्दे को यहाँ पर कोई चेंजेस लेकर आने हुए, कोई रूल से हो गया, तो वहां पे वोटिंग होगी। अब वोटिंग होगी तो वहां पे सबको बराबर अधिकार है, एक एक वोट का सबको अधिकार है। लेकिन यहां पर देखिए 3 लोग बैंक के हैं और 3 लोग सरकार के हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक एक पक्ष में अगर अड़ गए, बैंक वाला बैंक साइड हो गए, तीनों सरकार वाले सरकार साइड हो गए, तो ऐसी स्थिति में फिर निर्णायक क्या होगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में जो निर्णायक यहाँ पे मत होगा वो आरबीआई के पद अध्यक्ष का होगा। ठीक है, तो वहां पर फाइनल जो वोटिंग होगी वो जो कहेंगे फाइनली वही निर्णय स्वीकार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों की ही यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। अर्थात यहाँ पे कोई हिस्ट्री इतिहास का व्यक्ति नहीं बैठाया जाएगा, इसमें कोई ज्योग्राफी का व्यक्ति नहीं बैठाया जाएगा। जो भी बैठेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, बैंकिंग से रिलेटेड लोग होंगे, और इधर किसी क्षेत्र के लोग इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। अब देखिए यहां पर मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई इन सभी उपायों को अपनाती है। वो चेंजेस करने को लेकर, बाजार को कंट्रोल करने को लेकर, अन्य प्रकार की स्थितियों को नियंत्रित करने को लेकर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें रेपो रेट है, स्थायी जमा सुविधा है, सीमांत स्थायी सुविधा है, चलनिधि समायोजन सुविधा है, एलएफ यहाँ पे कॉरिडोर है, मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण है, फाइन ट्यूनिंग संचालन है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक दर है, नगद आरक्षित अनुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ये सब यहाँ पे टर्म है, ये कॉन्सेप्ट है जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति, उन सब में फिर हम इन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं और इनका मतलब समझते हैं। ये भी समझते हैं कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं, क्या रोल है और किन स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को कभी भी यूज कर लिया, सभी को यूज करने का अपना अपना एक टर्मिनोलॉजी है, एक स्थितियां होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। तो ये आपकी आरबीआई की यहाँ पर मौद्रिक नीति समीक्षा को लेकर के हाल फिलहाल में जो अभी रिपोर्ट्स आई है उसमें जो बातें यहाँ पर की गई हैं उससे रिलेटेड ये कंटेंट है। जिसको पढ़ लेना है इसको समय समय पर देखते रहिए, क्योंकि कई बार सारे डायरेक्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनते हैं वो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो समीक्षा की जाती है उसमें जो परिवर्तन लेता है, उसमें जो डेटास आपको आते हैं वहां से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, क्योंकि लगातार आपको देखा जाए तिमाही और 2 माह में यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। इसलिए यहाँ पर फिलहाल की डेट तो नहीं, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले जो आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट आती है उसे जरूर यहाँ पे पढ़ के जाएं।